नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भाग 16 और भाग 17 को देखेंगे। भाग 16 में आपका आरक्षण मिलता है और भाग 17 में राजभाषा मिलेगी। देखो दोनों ही टॉपिक जो थे वो छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया और ये लेक्चर नंबर आपके 23 के अंतर्गत आएंगे। तो आरक्षण और राजभाषा, तो राजभाषा का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 17 में, वो अनुच्छेद सॉरी वो भाग 17 में, और आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो भाग 16 में आपको किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि एससी को कितना आरक्षण दिया जाता है लोकसभा में, या एसटी को कितना आरक्षण है लोकसभा में। ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही, आपको विधानसभा में ही पता होना चाहिए, तो विधानसभा का भी आपको यहीं देख लेंगे कि एससी एसटी को कितना आरक्षण है, ओबीसी को कितना है, या अदर को कितना दिया जा रहा है यहाँ पर आरक्षण। उसी तरीके से कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी भाग 17 के तहत, कि ये भी हमें देखना है क्या संघ ने राज्यों को ये परमिशन दे रखी है कि वो अपनी राजकीय भाषा चुन सकते हैं। तो इन सब के आंसर आपको यहीं मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना भाग 16 को। तो देखो, भाग 16 और 17 में हमें क्या पढ़ना है? तो भाग 16 में जो है वो है विशेष वर्गों के लिए विशेष आरक्षण। अर्थात जैसे विशेष वर्ग होते हैं, एससी होते हैं अनुसूचित जाति, एसटी होते हैं अनुसूचित जनजाति, जिन्हें हम शेड्यूल ट्राइब भी बोलते थे। तो इनका जो वर्णन किया गया है संविधान में अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में किया गया है। तो यहाँ पर आपको इनका वर्णन देखने को मिलेगा। उसके बाद में भाग 17 आ जाता है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है, और भाग 17 के तहत राजभाषा का जो वर्णन मिलेगा आपको 343 से 351 तक आपको देखने को मिलेगा। इतने अनुच्छेदों को हमें यहाँ पर कवर भी करना है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे, पहले भाग 16 से लेकर चलेंगे कि भाग 16 में किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखो वर्णन पीछे ही बता दिया मैंने कि 330 से 342 तक किया गया है इसका। तो देखो 330 अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में जो सीटें होंगी उसमें एससी की कितनी सीटें होंगी और एसटी की सीटें कितनी होंगी, ये जो प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 333 के तहत। उसी तहत 331 आता है आपका अनुच्छेद, जो वर्तमान में समाप्त है। आगे देखा जाएगा कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल इसको समाप्त कर दिया गया है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 2 आंग्ल भारतीय थे। अब इसमें इस प्रावधान को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। यह भी आप बताया मैंने आपको कि ये जो प्रावधान है 2 आंग्ल भारतीय वाला, ये आपका समाप्त हो चुका है। वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो आपकी 550, ना कि आपकी 552। ये आप ध्यान रखना। और यही सवाल लेकर पैट में उसने पूछ लिया था कि लोकसभा में सदस्य संख्या बताओ कितनी है। तो लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी थी? 550। लेकिन ज्यादातर बच्चे ने क्या करा, 552 लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि 2 आंग्ल भारतीय जो थे उनको समाप्त कर दिया गया है, और जिन्हें पता था उन्होंने सही क्वेश्चन को फिट कर दिया। तो वही काम आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छेद में से क्या हटाया जा रहा है, कौन सा लगाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर आपका अनुच्छेद 332 विधानसभा में। देखो ये जो है 330 और 331 दोनों संबंधित हैं लोकसभा से, अर्थात संसद से। जो 332 है और जो 333 है वो संबंधित है आपका पूरी तरीके से विधानसभा से। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति अर्थात एससी और अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं, वो भी उनकी संख्या के हिसाब से प्रावधान किया जाता है वहां पर। तो इस तरीके से यहाँ पर 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका 333 विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय को आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो वर्तमान में ये भी समाप्त है, क्योंकि एक ही साथ हुए थे समाप्त। तो इसको भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिलहाल ध्यान रखना कि विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दिया जाता था, तो केवल एक, और लोकसभा में 2 को। ये आप ध्यान रखना है। तो 332 और 333 का संबंध विधानसभा से है, जबकि 330 और 331 का संबंध आपका लोकसभा से है। नेक्स्ट है आपका 334 अनुच्छेद, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि कितनी होगी। ये यहाँ पर बताएगा कि आरक्षण की जो अवधि होती है वो कितनी, वो 10 वर्ष होती है। ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 334 के अनुसार आरक्षण की जो अवधि होती है वो 10 वर्ष होती है, लेकिन इसे कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। जैसे 104वां संविधान संशोधन किया गया 2020 में, और आरक्षण की अवधि को 2030 तक कर दिया गया। देखो जो भी गेम खेला जाता है, राजनीतिक गेम जो खेला जाता है ना, वो सब आरक्षण पर ही खेला जाता है। हालांकि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये कह दिया था कि आरक्षण को 50 साल के बाद समाप्त कर दिया जाए, तब तक हमारी जो जनता है वो मैच्योर हो जाएगी।
लेकिन क्या आप वर्तमान में देखो, क्या वर्तमान में आज आरक्षण समाप्त है? नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीति है और जो है वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल सरकार आरक्षण को समाप्त नहीं करना चाहती। वो आरक्षण को देने की बजाय क्या करती, आरक्षण को हटाने की बजाय वो और बढ़ा देती है। जैसे आपने देखा 2019 में ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस को ला दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी को भी किसी भी मतलब आरक्षण आपको 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता किसी को भी। और जबकि वो आरक्षण कितना हो रहा है, 59%। बल्कि 50 की जगह आप इसे 49 ही मान लो, 49% से अधिक नहीं दिया जा सकता। लेकिन वर्तमान में आरक्षण 59% चल रहा है। तो ये सब क्या है, लेकिन ये विशेष स्थिति में हो सकता है, विशेष स्थिति में भी, और राजनीतिक एजेंडे को भी देखते हुए भी ये सरकार जो होती है इस तरह का गेम खेल लेते हैं, जो पार्टी वगैरह होती है। अभी आप देखो झारखंड सरकार जो है, वो झारखंड सरकार 77% आरक्षण देने के लिए तुली हुई है। वर्तमान में आपने न्यूज भी पढ़ी होगी, देखा होगा, बिल पास होने ही वाला। तो इस तरह के गेम जो चलते हैं वो चलते ही रहते हैं, राजनीतिक दांवपेच हैं। और मेरे हिसाब से तो आरक्षण समाप्त करना बड़ा कठिन ही कार्य होगा, क्योंकि कोई भी अपने हाथ में कुल्हाड़ी नहीं मार सकता, और यदि मारेगा तो देखा जाएगा क्या होगा। अनुच्छेद 335 देखो, विधानसभा में पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। तो विधानसभा में आरक्षण जो दिया जाएगा वो किस पर, पदों पर। वो सदस्यों में अब तक तो देखो 300, जो हमने 33 देखा, 334 देखा, उसमें विधानसभा में आरक्षण था सदस्यों के पद पर। लेकिन सदस्यों में भी तो पद मिलते हैं कैबिनेट में। तो कैबिनेट में पदों को जो आरक्षण दिया जाएगा वो 335 डिसाइड करेगा, अनुच्छेद 335, कि कितना आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। और राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी जाति और जनजाति को एससी या एसटी सूची में घोषित कर सकता है या शामिल कर सकता है, ये ध्यान रखना। पूछ ले कि किसे अधिकार है किसी भी जाति को एससी या एसटी घोषित करने का, तो केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को ही अधिकार है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को जानते ही कठपुतली बाकी है, नाम का ही राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है, पीएम के पास। या फिर आप ये कह लो जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के पास। तो पीएम और कैबिनेट ही जब भी डिसाइड करेंगे, जब भी राष्ट्रपति इस चीज की घोषणा करते हैं, इससे पहले राष्ट्रपति भी घोषणा नहीं करते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट है आपका 338। तो 338 कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सुधार एवं विकास के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया जाएगा। देखो, एससी के लिए भी आयोग बना हुआ है, एसटी के लिए भी आयोग बना हुआ है, और ओबीसी के लिए भी आयोग बना हुआ है, सबने आपने देखा होगा। तो 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इसी के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजाति आयोग से अलग कर दिया गया। आयोग तो थे, लेकिन उससे पहले 2003 से पहले ये एक ही थे, अर्थात एससी एंड एसटी के लिए जो आयोग था वो एक ही था। उसके 2003 के बाद में इन्होंने क्या करा, 89वां संविधान संशोधन किया, और इसको एससी को अलग आयोग बना दिया गया और एसटी का अलग आयोग बना दिया गया। और इसका वर्णन अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। अब देखो कैसे पहचानोगे कि ये संविधान संशोधन हुआ है, कैसे नहीं हुआ। देखो ऐसे ध्यान रखना कि यदि कैपिटल ए आ जाता है, मतलब कैपिटल वर्ड आ जाते हैं जहां भी आ रहे हैं, जैसे आपसे कह दो 334 ए या 333 बी, इस तरह से जो कैपिटल वर्ड आते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये समझ लेना कि ये संविधान संशोधन के द्वारा आए हैं, इनमें संशोधन किया गया है जब ये आए हैं। तो ये पहचानने की सबसे बड़ी बात होती है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। तो ये आप देखते ही पता लेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है, जैसे 338 ले लो सी, उसी तरीके से 339 ले लो डी। अब आप बताओ तो कौन सा है, ये तो संविधान में पहले से ही है ये वाले, लेकिन डी जो है कैपिटल में बना हुआ है, इसी वजह से क्या है, ये आपका लगेगा लॉजिक। तो इस तरीके से आप हम आराम से इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो एससी को मिल गया आरक्षण, एसटी को मिल गया, अब ओबीसी को भी आरक्षण है। तो 340 अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के सुधार एवं विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं यहाँ भी। और उसके साथ साथ तो 340 में किसका वर्णन है, ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लासेस। 341 अनुच्छेद 341 कहता है कि राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची बनाई जाएगी। जो जो राज्य को ये दायित्व, राज्य को ये कार्य दे दिया गया कि राज्य में अपने क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सूची तैयार करें। ये 341 कहता है। और 342 कहता है कि राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार करे, मतलब राज्य अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार करे कि हमारे यहाँ कितने अनुसूचित जनजाति हैं, कितने अनुसूचित जाति हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर राज्य में एससी हैं और कहाँ पर एसटी हैं। ये डेटा सरकार के पास होना चाहिए पूरा। ये यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहा है। तो देखो ये तो हो जाता है आपका
भाग 16 इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब राजभाषा को देख लेते हैं कि राजभाषा का क्या है। देखो, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 343 से 351 तक यहाँ पर राजभाषा का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो भाग 17 कहता है कि संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी। देखो, कहने के लिए तो 1965 से ही विवाद खड़ा है कि संघ की राजभाषा हिंदी हो जानी चाहिए, लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वे यहाँ पर क्या खड़ा कर देते हैं, आंदोलन खड़ा कर देते हैं, विवाद खड़ा कर देते हैं कि संघ की राजकीय भाषा हिंदी ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर बड़ा विवाद है और संघ की राजकीय भाषा आज तक डिसाइड नहीं हुई कि क्या होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इस पर विवाद खड़ा हो जाता है और कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर दबाव भी नहीं डालना चाहती, क्योंकि वही है, वोट बैंक चला जाएगा, और यदि वोट बैंक चला गया तो सरकार चली जाएगी। तो ये यहाँ पर बहुत कुछ देखना है आपको कि किस तरीके से होगा। तो अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, कहता है केवल 343 कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ये तो है, ठीक। और ये जो घोषणा हुई थी वो 14 सितंबर को हुई थी। 14 सितंबर 1949 को ये घोषणा हुई और इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को यह घोषणा कर दी गई थी कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसी वजह से प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि जबकि विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं हम वो 10 अक्टूबर को मनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। लेकिन अब जो 14 सितंबर 1949 को तो घोषणा कर दी गई, लेकिन इसे जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1965 को किया गया था, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई काम हो, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ कि वोट बैंक ही आड़े आ रहा सबके। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको लागू करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। उसके बाद में आज तक कोई आयोग बना, बीच में कई आयोग बने भी, लेकिन उन पर कोई भी पास नहीं डाला गया, वो ऐसे के ऐसे ही कागजों में ही दबे रह गए। नेक्स्ट है 344। 344 में कहता है कि हिंदी भाषा के सुधार एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोग एवं संसदीय समिति का प्रावधान किया गया है। संविधान लागू करने के 5 वर्ष बाद और 10-10 वर्ष पर इसका गठन किया जाएगा। अर्थात प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था वो 1955 में किया गया था, ये ध्यान रखना। और जिसके अध्यक्ष जो थे वो बीजी खरे थे, या बीजी खरे, खैर नहीं है, बीजी खरे हैं। तो बीजी खरे थे इसके अध्यक्ष, ये ध्यान रखना। तो प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ, 1955 में। अध्यक्ष थे बीजी खरे, ये जरूर ध्यान रखना पूरी तरीके से। नेक्स्ट है आपका राजभाषा आयोग के कर्तव्य, कि राजभाषा आयोग बनेगा तो उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे। संघ में हिंदी भाषा को लागू करना, संघ का मतलब 28+8 यूटी, 28 स्टेट+8 यूटी, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में संघ में, ये संघ ही बनता है मिलकर, में हिंदी भाषा को लागू करना। सरकार के प्रशासन में हिंदी भाषा को लागू करने की सिफारिश करना। राज्य के बीच संपर्क स्थापित करना। न्यायपालिका में भी हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना, अर्थात जैसे आप देखते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इनमें जो सुनवाई होती है वो ज्यादातर इंग्लिश में ही होती है, और सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश टू इंग्लिश होती है सब कुछ। लेकिन अब हम संघ की राजभाषा क्या बनाने जा रहे हैं, हिंदी, तो इसी वजह से ये कह रहा है कि न्यायपालिका में भी हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना। 344(4) कहता है आपका कि संसदीय समिति का प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 सदस्य अर्थात 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होते हैं। संसदीय समितियां जो बनती हैं, तो इनका कार्य राष्ट्रपति को भाषा संबंधी सुधारों की सलाह देना होता है। जो समिति बनेगी वो 30 सदस्य समिति बनेगी और राष्ट्रपति को ये सलाह देगी किस प्रकार से किस भाषा संबंधी सुधार किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 349, भाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, 349 कहता है। मतलब जो आपने विधेयक देखेंगे, आगे देखूंगा, आगे बताऊंगा मैं आपको, विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये सब क्या है, ये सब हमारे विधेयक ही होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं विधेयक। उसके साथ साथ जो 349 है, भाषा, जो अनुच्छेद 349 है उसमें भाषा संबंधी यदि कोई विवाद खड़ा होता है या कोई अनुमति लेनी होती है या कोई विधेयक लाया जाता है भाषा संबंधी, यदि कोई भाषा संबंधी विधेयक लाया जा रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। संसद के पटल पर रखने से पहले, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में रखने से पहले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, जब आप रख सकते हैं, इससे पहले नहीं। भाषा से संबंधित केवल। राज्य की भाषा क्या होगी, देखो राज्य की भाषा कहता है अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य को अधिकार है कि वह एक आधिकारिक भाषा चुन सकता है। जैसे अब आप देखें, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लो, यूपी में देखें तो हिंदी है
और 1989 में क्या हुआ? 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा बना दिया गया। इस प्रकार से राज्य को अधिकार है कि वो अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है। 346 कहता है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा हिंदी होगी। ये ध्यान रखना। 347 कहता है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। ये यदि राज्य सिफारिश करे राष्ट्रपति को, तो राज्य जो राष्ट्रपति हैं वो उसकी राजकीय भाषा उसके घोषित कर सकते हैं या आधिकारिक भाषा उसको घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका देखो 348 में कहता है कि न्यायालय की भाषा। 348 कहता है कि न्यायालय की भाषा भी क्या होगी? हिंदी ही होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में है तो नहीं। 350 याचना की भाषा। याचना, यदि आप किसी से याचना करेंगे, न्यायालय में जाकर याचना होती है, तो वो भी भाषा आपकी हिंदी ही होनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट है 350 ए। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा अपनी राजभाषा में ही दे। अब ये तो काम किस में हुआ था? देखो अनुच्छेद 21 के में भी हुआ है। ठीक, तो ये कर्तव्य आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। 350 ए कहता है आपका कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रारंभिक शिक्षा अपनी राजभाषा जो होगी वो अपनी राजभाषा में दे। प्रारंभिक शिक्षा जो होगी बच्चे की, वो अपनी राजभाषा में ही देगा, अर्थात जो वहाँ की जन साधारण की भाषा होगी। जैसे आप ये कह रहे हो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर भाषा कैसे बोली जाती है? हिंदी। तो आप हिंदी में ही शिक्षा दिलवाएंगे अपने बच्चों को, ये कहा जाता है। बाकी आपके ऊपर है कि आप अंग्रेजी में शिक्षा दिलवा सकते हैं, कुछ कोई अदर भाषा में भी दिलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप अनुच्छेद 350 ए के तहत आप अपनी शिक्षा जो होगी वो अपनी राजभाषा में ही दिलवाएं। ठीक, तो ये तो होगी आपकी राजभाषा। और आपका आरक्षण भी खत्म। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहती है। लेकिन ये जो मिलती है ये आपकी जो मिलती है लेक्चर वाइज मिलती है। लेकिन यदि आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको सेंड कर दी जाएगी कंप्लीट पीडीएफ क्वालिटी की। उसके साथ साथ यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। देखो कमेंट ही आपका हमें ये बताता है कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्या आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं? यदि आप इसमें बदलाव चाहते हैं तो आप वो भी बताइए, तो वहाँ भी प्रयास किया जाएगा। और यदि आप कमेंट के माध्यम से नहीं बताना चाहते तो आप मेल कर सकते हैं, मेल के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। कुछ और बदलाव चाहते हैं या कोई और टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हो तो वो सब आप अपने कमेंट के माध्यम से यहाँ पर आप बता सकते हैं। थैंक यू।